Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical Podcast on World Mental Health Day. Today, our guest is Dr. Jamil Junajo, Associate Professor and Chairman of Psychiatry Department, Sarkavati Hospital and LUMS Hospital, Hyderabad. सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेंटल हेल्थ क्या है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हेलिक्स फार्मास्यूटिकल्स का कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं बात कर सकूँ मेंटल हेल्थ के हवाले से। देखिए, जिस तरह हेल्थ की डेफिनेशन होती है कि हेल्थ इज एब्सोल्यूट एक कंडीशन होती है जिसमें इंसान का फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली ठीक होना बहुत जरूरी होता है। जब हम मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल recognize his or her own potential, can cope with the normal stress of life, and live a purposeful, meaningful life and contribute for the betterment of society. तो अगर मैं इस मेंटल हेल्थ की पैराडाइम्स पर बात करूं तो ये सेहत का ऐसी कैफियत का नाम होता है मेंटल हेल्थ, जिसमें इंसान इस बात का शऊर या इदराक रखता है कि अल्लाह ताला ने उसको कौन सी सलाहियतें दी है। द पोटेंशियल, द की वर्ड इज टू रिकॉग्नाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल, टू कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। हर इंसान उसकी जिंदगी में स्ट्रेस एक लाजुम और मलजूम चीज है। तो आप वक्तन ब वक्तन अपने स्ट्रेस को किस तरह ठीक रखते हैं या कोप करते हैं, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है तो यू आर मेंटली साउंड। और जो थर्ड पैराडाइम है इसका कि आप एक पर्पसफुल या मीनिंगफुल लाइफ जो है ना वो गुजारते हैं। बगैर मकसद की जिंदगी नहीं होती है, बामकसद जिंदगी होती है। जो चौथा एरिया होता है वो होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी। आप अपने लिए जिंदा नहीं होते, मगर आप अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में बेहतरी लेकर आते हैं। तो जब ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल के अंदर होती है तो उसको मेंटली हेल्थ इंसान कहते हैं। कहा यह जाता है कि जो मेंटल हेल्थ होती है ये सोशल कैपिटल है। किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कैपिटल्स होते हैं, जो मेंटल हेल्थ होती है वो आपका सोशल कैपिटल्स है। और यही आपको न सिर्फ आप अकेले इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाती है, बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, मगर यही मेंटल हेल्थ जो होती है वो कौमों को, वो अक़वाम को जो है वो तरक्की की तरफ लेकर जाती है। सर 2023 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसके बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, 92 से एक इदारा है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। बेसिकली ये बहुत सारे इदारों का जो है ना वो एक जगह जमा होना है, तो उसको कहा जाता है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। वो 92 से ये डे सेलिब्रेट करते हैं 10 अक्टूबर, और हर साल उसका एक थीम होता है। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी थीम को जो है अडॉप्ट करता है, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उस थीम पर डिफरेंट जुबानों में बात की जाए, डिफरेंट फोरम्स पर बात की जाए, वो सोशल मीडिया के फॉर्म्स हो, वो प्रिंट मीडिया के फॉर्म्स हो, टीवी हो, उस पर बात की जाए कि हम मेंटल हेल्थ को पहले अंडरस्टैंड करें, समझें, और फिर उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको कम करें। तो हर साल एक थीम होता है, और जो इस साल का थीम है 2023 का, वो है कि मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो इसको एसोसिएट किया गया है कि सबसे ज्यादा जो हुकूक, हालांकि मुआशरे में बहुत सारे लोगों के हुकूक जो होते हैं उसकी तलाफी होती है, मगर देखा यह गया है कि मेंटली इल होते हैं उनके साथ जो है ना मुआशरे का रवैया, उनके साथ सोसाइटी का रवैया, और खासतौर पर उसके लिए जो साइको सोशल और साइको लीगल जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वर्स होते हैं। तो इस पर हमें बात करनी है इस साल। इसका सिर्फ मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है कि हमें उस स्टिग्मा को, उस डेविएंट बिहेवियर को, उस डेविएंट आइडेंटिटीज को खत्म करना होता है कि जिसमें मेंटल हेल्थ को तो एक फ्रेम में देखते हैं और फिजिकल हेल्थ को एक और फ्रेम में देखते हैं। जब कोई फिजिकली इल होता है तो उसके लिए मुआशरा रिस्पेक्ट करता है, उसके लिए सही दवाई सही जो है ना जगह पर उसको पहुंचाता है, डायग्नोसिस कराता है। मगर वही शख्स जब ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होता है तो फिर उसको जो ना अलग एक पैराडाइम में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि उसके ऊपर असर है, उसके ऊपर नजर है, उसके ऊपर सहर है, उसके ऊपर जादू है, ठीक है, और आप उससे कहते हैं कि वो खुद कोशिश करे कि अपनी कैफियत से बाहर आ जाए। हालांकि वो आप उस वक्त ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते जब किसी को आंख में मोतिया हो जाए, दिल की शरियानें बंद हो जाए, तो उसको आप ये नहीं कहते कि तुम थोड़ी सी कोशिश कर लो तुम्हारी आंख का मोतिया ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ी सी कोशिश कर लो तुम्हारी जो आर्टरी बंद हुई है वो खुल जाएगी। नो। तो जब हम किसी को क्लिनिकल डायग्नोसिस में देते हैं, वो बाइपोलर होती है, वो स्किज़ोफ्रेनिया होती है, वो डिप्रेशन होती है, तो हमें इसी प्लेटफॉर्म से इन्हीं जो है ना डेज के हवाले से अपने एजुकेट करना अपने मासेस को कि खुदारा वो जमाना, वो सदियां पीछे चली गई। अब आप जिस सदी में रहते हैं वहां पर हेल्थ जो होता है वो उसी एक इंसान की हम बात करते हैं कि जिसका एक ऑर्गन जिसको आप किडनी कहते हैं, एक ऑर्गन जिसको आप जो है ना वो लंग्स कहते हैं, उसके लिए आप एक अच्छे से अच्छा साइंटिफिक इलाज ढूंढते हैं। तो वाई नॉट, जब उसी इंसान के अंदर जो ब्रेन है और उसके बायोकेमिकल जो चेंजेस हैं जिसके रिजल्ट में उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती है जिससे उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता या खराब हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ओसीडी का शिकार हो जाता है, तो उसके लिए भी आप साइंटिफिक रास्ता तलाश करें इलाज का।
और उनको उन इदारों तक लेकर आए जहां पर उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो, अर्ली रिकग्निशन ऑफ सिम्टम्स, और उसको हम बेहतर इलाज ऑफर कर सके। सर देखे गए कि जब भी किसी की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है उसका गट डिस्टर्ब हो जाता है, और किसी का अगर गट डिस्टर्ब हो तो उसकी मेंटल हेल्थ भी इसी तरह अफेक्ट करती है। तो सर इसके बारे में आप सुनने वालों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में बहुत सारे जो सब स्पेशलिटीज पर काम हो रहा है, तो साइकोसोमेटिक मेडिसिन है, एक पूरी सब स्पेशलिटी है। अगर मैं आपको सिर्फ ये कहूँ, जो एंजाइटी होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जब किसी फर्द में एंजाइटी सिम्टम्स शुरू होते हैं तो उसकी जो क्लिनिकल पिक्चर्स होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एक फर्द से दूसरे फर्द में वेरी करती है। कैसे? एक बंदा सिर्फ सर में चक्कर आने की कंप्लेन लेकर बार बार जाता है न्यूरोलॉजी के क्लिनिक में, न्यूरोसर्जन के क्लिनिक में, वो सीटी स्कैन करा लेगा, एमआरआई करा लेगा, वो हेडेक्स के साथ जाएगा, वो वर्टाइगो के साथ, वो चक्कर आते हैं, उनको अजीब किस्म की जो है ना वो एक कैफियत रहती है, सर में दर्द रहता है। तो जब वो उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं कि भाई साइंटिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वहां पर उसको एक एंजाइटिक या एंजाइटी की दवाई शुरू करा देते हैं। फिर थोड़ा नीचे आते हैं कि एक खास एज में जो ना बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके गले में कोई चीज फंस रही है, चॉकिंग सेंसेशन फील हो, बेसिकली वो भी एक एंजाइटी का सिम्टम्स होता है। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको ईएनटी देख रही होती है। ईएनटी जब अपने सारे रूटीन के टेस्ट करा कर कहती है उस शख्स को, उस इंसान को, उस फैमिली को कि आपके बच्चे के साथ कोई भी ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, उसको एंजाइटी है और आप उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाए, तो कहते हैं कि अब साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों लेकर जाए? क्योंकि हमारा मुआशरा साइकियाट्री को सिर्फ साइकियाट्रिस्ट को या साइकियाट्री को समझता है कि ये सिर्फ उन बीमारी में डील करते हैं जो शदीद ज़हनी बीमारी होती है, जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, जैसे कि कोई पागलपन की बीमारी। आगे आए, ये एंजाइटी के सिम्टम्स एक इंसान में चेस्ट जो है कंस्ट्रक्शन के साथ ऐसा लगेगा कि सीना दबा हुआ है, सीने पर वजन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, तो ये लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स रश टू कार्डियक क्लिनिक, पल्मोलॉजी क्लिनिक, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपका फेफड़ों का एक्सरे भी निकालता है, आपकी ईसीजी भी करता है, वो कहता है कि आपको एंजाइटी, आपको कुछ नहीं है। फिर यही सिम्टम्स आगे जाएंगे, जो आपने गट की बात की, तो आईबीएस बहुत बड़ा एरिया है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसके 80% साइकोजेनिक कॉजेस है। जब आप उसको एंजाइटिक्स देते हैं, जब आप उसको एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, तो उसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कैसे ठीक हो जाता है? तो इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। यस, देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड गट डिजीजेस। वो सारे जो रिगर्डिनेशन के सिम्टम्स, जो क्रोनिक पेप्टिक अल्सर हील नहीं हो रहा, उसके सिम्टम्स के पीछे स्ट्रेस होता है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो आपको दवाई कम खानी पड़ेगी। तो बहुत दफा हम देखते हैं कि जो मेडिकल के जो दोस्त होते हैं हमारे, गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियंस, दे हैव द लिबर्टी टू प्रिस्क्राइब द सर्टेन ड्रग्स, जैसे एसएसआरआईज लिख देते हैं, जैसे ट्राइसाइक्लिक्स लिख देते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है, तो वो उसको दिमाग की दवाई नहीं समझते, उसको मैदे की दवाई समझ के सालों साल खा रहे होते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल से। कोई मोटीवाल पर है, कोई अल्प्राजोलाम पर है, कोई जो है ना वो लिब्रेक्स पर है, कोई जो है ना वो सल्वोप्राइड या लिवोसल्प्राइड पर है। तो जब हम उसको कहते हैं कि इसका, इन दवाइयों का ताल्लुक तो साइकेट्री के साथ है, तो उनको हैरत होती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरी में जो चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारा जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं वो कभी यूरिनरी सिम्टम्स के साथ भी जो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं, मगर यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अर्जेंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं, रेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। तो जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर को रिलेट करेंगे तो आपके जितने भी सिस्टम बेस्ड जो डिसऑर्डर्स होते हैं सबके साथ एंजाइटी रिलेट कर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है मैं आपको मुतमिन कर सका होगा कि किस तरह इफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी के ऊपर। सर दिमागी और जहनी अमराज के जो मरीज हैं, क्या ये ट्रीटेबल हैं, मैनेजेबल हैं, और क्या इनका जो मर्ज है वो लाइफ लॉन्ग चलता है सर? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब हम मेंटल इलनेसेस को क्लासिफाई करते हैं तो हम दो बड़ों से में क्लासिफाई करते हैं। एक कहता है न्यूरोटिक इलनेसेस, जिसको हम न्यूरोसिस कहते हैं, और एक होता है साइकोटिक इलनेसेस, जिसके अंदर आपकी स्किज़ोफ्रेनिया जाती है, बाइपोलर का वो सिम्टम्स जिसमें मेनिया विद साइकोटिक फीचर्स आता है, या ड्रग रिलेटेड साइकोसिस होता है, या पोस्टमार्टम का साइकोसिस, या एमआर के साथ का साइकोसिस, या कभी कभी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस, हाई ग्रेड फीवर, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शंस, वो भी ऑर्गेनिक साइकोसिस कॉज कर सकती है। जहां पर वर्ड साइकोसिस आएगा वहां पर आएगा कि उनके अंदर 3 तरह की अलामतें होती है, जिसको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, डिलीरियंस कहते हैं, और लेक ऑफ इंसाइट कहते हैं। जब तीनों ट्राइड बन जाए, किसी के अंदर जो है ना वो उनको कानों में गैबी आवाजों का सुनाई देना, शक्लें नजर आना, अजीब अजीब खुशबू महसूस करना, मुंह के अंदर खट्टे मीठे जायके महसूस करना, या अपने जिस्म के ऊपर कोई चीज रेंगती हुई महसूस करना, ये हेलुसिनेशंस है। डिलीरियंस क्या है कि उनके थॉट में एक बिलीव आ जाता है,
जो एबनॉर्मल बिलीफ होता है, फॉल्स होता है, फिक्स होता है, अनशेकेबल होता है, जो थॉट उसके कल्चर में, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड में और उसके रिलीजन के अंदर नहीं होती है, वो अडॉप्ट कर लेता है आइडिया, तो उसको हम डिलीजन्स कहते हैं। जब हम कहते हैं लेक ऑफ इनसाइट, तो इसका मतलब होता है कि उसको जो मॉर्बिड स्टेट होता है अपनी बीमारी का, उससे वो बाहर निकल चुका होता है, उससे ये एहसास नहीं होता कि मैं बीमार हूं या नहीं हूं, या मुझे इलाज की जरूरत है या नहीं है। तो ये वर्स्ट कंडीशन होती है, तो उसको हम साइकोसिस कहते हैं। अब जो आपका सवाल है कि क्या हर साइकोसिस लाइफ लॉन्ग रहता है, मेरा जवाब है नो। शिजोफ्रेनिया के पहले 33% लोग ठीक हो जाते हैं, दोबारा उनको साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आते। दूसरे जो 33% होते हैं वो बार बार सिम्टम्स डेवलप करते हैं, रिलैप्स आता है, रीअकरेंस आती है, ठीक होते हैं, रिमिशन, फिर रिलैप्स कर जाते हैं। जो आखिरी 33% होते हैं वो डिटोरिएट होते रहते हैं, फिर उनको हम ड्रग रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाते हैं, जहां पर एक से ज्यादा दवाएं लिखी जाती है, या आखिरी जो दवाई होती है क्लोजापिन, वहां तक हमें जाना होता है। अच्छा, दूसरी जो हायरार्की है बाइपोलर की, वो एक एपिसोडिक इलनेस है कि एक इंसान के ऊपर 15 साल पहले मेनिया का एपिसोड आया, फिर वो ठीक था 15 साल, फिर दूसरा एपिसोड आ गया, फिर 4 साल ठीक रहा। तो वो हमेशा एपिसोड्स में चलती है, वो मूड की बीमारी है, वो कभी तेजी के साथ मेनिया, जिसमें ज्यादा खुश रहना, कम नींद आना, बड़े बड़े ख्यालात, अपने आप को कोई बुजुर्ग हस्ती समझना, अपने आप को इस तरह अनलिमिटेड पावर के साथ समझना, ज्यादा पैसे खर्च करना, उनकी जो है ना वो जिस्मानी जो है ना वो काम करने की सलाहियत का बढ़ जाना, जिनसी ख्वाहिश का बढ़ जाना, ये अलामत हो सकती है मेनिया की। तो वो एक लिमिटिंग कंडीशन होती है, वो जल्दी ठीक हो जाती है, तो उसको हम कभी भी स्किज़ोफ्रेनिया के साथ नहीं रखते। जो तीसरा साइकोसिस है ड्रग रिलेटेड है। अगर एक बंदा कैनबिस लेता है, चेस लेता है, भंग लेता है, साइकोसिस डेवलप करता है, तो जैसे हम उसका नशा बंद करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक कॉजेज के साइकोसिस है, जैसे खुदा न खास्ता किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम थी और उसके फिजिशियन ने उसको डेल्टा कॉर्टिल एसिडॉइड्स दे दिए, अब उससे वो इंड्यूस हुआ है साइकोसिस, तो जल्दी ठीक हो जाता है। यही बहुत सारे और भी मेडिकल कंडीशंस के साथ होता है कि वो रिवर्सिबल कंडीशंस होती है। जो हमें इंजेक्ट करनी है होप सोसाइटी को, जो मैसेज देना है कि हर साइकोसिस लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, सवाल चंद जगहों पर जहां पर स्किज़ोफ्रेनिया है ये लाइफ लॉन्ग है। यस, बाइपोलर एक मूड डिसऑर्डर है मगर लेस सीवियर है। यस, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स क्यूरेबल है, बेहतर हो जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल है न्यूरोटिक इलनेसेस का, क्या न्यूरोटिक इलनेसेस भी लाइफ लॉन्ग चल सकती है, जैसे उदासी, यासियत, मायूसी की बीमारी है। तो कहा यह जाता है कि हर जो सेंसिटिव इंसान होता है उसके अंदर डिप्रेशन होता है, मगर जिस डिप्रेशन की आप बात कर रहे हैं, जिस डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लिनिकल सिंड्रोम है, सिंड्रोम ऑफ लेसेस लॉसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें लेस हो जाती है, बहुत सारी चीजें लॉसेस हो जाती है, उसमें गिल्ट आ जाता है, उसमें होपलेसनेस आ जाती है, हेल्पलेसनेस चीजें आ जाती है, वर्थलेसनेस आ जाती है। तो इस कंडीशन को जब हम क्लिनिकल उसमें डायग्नोसिस में देखते हैं डिप्रेशन, तो उसके अंदर भी फर्स्ट एपिसोड क्यूरेबल है, सेकंड एपिसोड में आपको 2 साल तक दवाई खानी है, फिर इस तरह 5 इयर्स तक दवा खानी है। अगर उसके बाद भी वो फिक्स नहीं होता तो यस, फिर ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। मगर जो साइकेट्री के अंदर रूल ऑफ थंब है वो ये कि आप जितना अर्ली उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, डायग्नोज करेंगे, उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो मेरा मैसेज होगा वो यही होगा कि जब आप दिल की दवाई खाते हैं तो डॉक्टर से नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब मुझे एस्कार्ट कब तक खानी है, ब्लड प्रेशर की दवाई कब तक खानी है, आप खाते रहते हैं। उस वक्त आप ये सवाल नहीं पूछते, लाइफ लॉन्ग है, आप कहते हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है। तो जब यही बात हम साइकेट्री में करते हैं कि आपके मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया है और आपकी बहन ठीक हो गई है और इसको ओलंजापिन दे रहे हैं और ये बैंक में जॉब कर रही है, ठीक है, तो अगर वो ओलंजापिन के साथ बैंक में जॉब कर रही है तो शी इज फाइन, वो फिर आप कहेंगे नहीं इसकी दवाई बंद करो। तो ये एक सवाल है कि माशरा दो अलग अलग फ्रेम में जब रखकर देखेगा तो हम उसको स्टिग्मा कहेंगे। इसी प्रोग्राम की तवज्जो से हमें ये बात कम्युनिटी को, हमारे मासेस को समझानी है कि भाई आप उसको एक ही फ्रेम में रखकर देखें। जिस तरह बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस लाइफ लॉन्ग हो सकती हैं, इसी तरीके से जो है ना बहुत सारी साइकेट्रिक कंडीशंस भी लाइफ लॉन्ग हो सकती है। जैसे हाइपरटेंशन पूरी जिंदगी चलता है, जैसे डायबिटीज पूरी जिंदगी चलती है, तो वहां पर आप दवाई रोज खाते हैं, सवाल नहीं पूछते, तो यहाँ पर आप ये सवाल क्यों पूछते हैं? तो इस पर आपको सोचना चाहिए। Thanks a lot, sir. Today you have given you important time on World Mental Health Day Awareness Session. और आमतौर पर आप इस तरह की खिदमत अंजाम देते रहते हैं। आई एम श्योर जो आज आपने बातें बताई हैं, हमसे शेयर की हैं, वो सुनने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। और जब वो आपकी सुनी हुई बातें अपनी डेली लाइफ रूटीन में इंप्लीमेंट करेंगे तो उनसे उनको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।